बैक टू जस्ट स्विंग दिस क्लासेस। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज का सेशन हमारा 127 है और बहुत ही खास है गाइज हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका यूपी टीजीटी पीजीटी हो, जीडीसी की भी सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी आ सकती हैं, और डीटी प्लस भी हो आपका, और आपका और भी अदर कोई एग्ज़ाम है जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर एलटी ग्रेड है, तो उसमें भी आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। और टीजीटी पीजीटी के लिए तो बेसिकली है ही। चलिए देखते हैं क्या खास है आज के सेशन में। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ लास्ट तक, ताकि अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो सके। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर हमारे सामने। दिस वॉज द नॉवल इन विच हार्डी इंट्रोड्यूस्ड वेसेक्स। ये कौन सा नॉवल है गाइस जिसमें हार्डी ने सबसे पहले वेसेक्स को इंट्रोड्यूस कराया था। इट बिकेम, ये इतना पॉपुलर हो गया था, हार्डी थॉट ऑफ परसुइंग द लिटरेरी कैरियर एंड गिविंग अप ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क। और आपको इस क्वेश्चन में ये भी पता चल गया कि उन्होंने जो है आर्किटेक्ट की प्रैक्टिस की हुई थी, तो उन्होंने ये वर्क छोड़ दिया था इस नॉवल को लिखने के बाद, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलर ये हो गया था और अपना कैरियर इसी में बनाने की उन्होंने सोच ली थी। तो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, जूट द ऑब्स्कर, या फिर द रिटर्न ऑफ द नेटिव है। कौन सा ऐसा नॉवल है आपके सामने? तो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड गाइस, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। और ये एक बात और इसमें इसके बारे में है कि ये नॉवल बिल्कुल भी पैसिमिस्टिक नहीं है। यही एकमात्र नॉवल है जिसमें पैसिमिज्म नहीं हमें नजर आता है। ठीक है। डिक डेवी एंड फैंसी डे करेक्टर्स अपीयर्स इन। डिक डेवी और फैंसी डे नाम के कैरेक्टर जो हैं वो थॉमस हार्डी के कौन से नॉवल के अंदर नजर आते हैं? तो अच्छा, लाइफ स्पेन याद कीजिए अगर याद है आपको, तो लाइफ स्पेन याद कीजिए आप थॉमस हार्डी का। तो गाइज 1840 में, मैं बता दूं, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बिल्कुल आते हैं, एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको इनकी डेट से रिलेटेड। 1840 में ये पैदा हुए थे और 1928 में इनकी डेथ हो गई थी, तो इतना आपको जानना है इनके बारे में। स्टीफन स्मिथ इज अ यंग आर्किटेक्ट हु फॉल्स इन लव विद एल्फ्राइड, द ब्लू आइज डॉटर ऑफ द विकार, नेम द नॉवल। तो इस नॉवल का नेम तो आपको ब्लू आइज आते ही पता चल गया होगा। आ पेयर ऑफ ब्लू आइज है, ठीक है, आ पेयर ऑफ ब्लू आइज है, जो कि मुझे लगता है रिटर्न आ पेयर ऑफ ब्लू आइज कब आया था इनका? रिटर्न ऑफ द नेटिव तो इनका 1878 में था, 1878 में था ये। वुडलैंडर्स के बारे में जानकारी नहीं है, ये आपका 1861 में माना जाएगा। और अ पेयर ऑफ ब्लू आइज का आई थिंक मुझे लग रहा है 1873 हो सकता है, 1873 हो सकता है ये। ठीक है, हाँ। टी एस इलियट माइग्रेटेड टू इंग्लैंड फ्रॉम। टी एस इलियट कहाँ से इंग्लैंड की तरफ माइग्रेट हुए थे, मतलब कहाँ से वो इंग्लैंड गए थे? तो गाइज यूएसए जो था उनका, वहीं पे वे पैदा हुए थे, तो उसके बाद इंग्लैंड गए थे यूएसए से। तो यही हो जाएगा हमारा पहला ही ऑप्शन, यूएसए हो जाएगा। ठीक है। द क्रैब इमेज अपीयर्स इन द पोयम। कौन सी पोयम के अंदर जो है क्रैब इमेज हमको नजर आती है? स्नेक में, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, द हिपोपोटामस, या फिर सेलिंग टू बाइजेंटियम। तो टी एस इलियट की हैं सारी की सारी पोएम्स, आप देखते ही समझ गए होंगे। अच्छा, टी एस इलियट की ये जो पोएम्स हैं, इनमें कौन सी पोएम में क्रैब इमेज नज़र आती है? तो ये आपको बताना था यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में आपको ये क्रैब इमेज नज़र आती है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्या है? द वेस्टलैंड बाय टी एस इलियट इज अ पोयम ऑफ। टी एस इलियट के द्वारा जो वेस्टलैंड नाम की पोयम है, द वेस्टलैंड बाय टी एस इलियट इज अ पोयम ऑफ, कितने लाइन की पोयम है? 4000, 370, 800, या फिर 430? तो आई थिंक 430 होना चाहिए, 430 लाइन्स की पोयम है ये, और 20th सेंचुरी की पोयम है। अच्छा, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आई रीड अनटचेबिलिटी एज द ग्रेटेस्ट ब्लॉट ऑन हिंदुइज्म। तो ये लाइन किसने कही थी आपके अनटचेबल नाम के नोवेल में, जो कि 1937 में, 1935 में, सॉरी, 1935 में आया था। और ये किसका है? मुल्कराज आनंद का है। तो इसमें किसने ये लाइन बोली थी? लाखा ने, बाखा ने, गांधी जी ने, या फिर कॉलोनल हचिंसन ने, कर्नल कह सकते हैं आप इसको। तो ये आपका हो जाएगा, गांधी जी ने ये लाइन बोली थी जब लास्ट में गांधी जी आए थे ना, और जो बाखा था वो गया था वहाँ पे सुनने के लिए उनको, तो वहाँ पे उस स्पीच के दौरान उन्होंने ये लाइन बोली थी। हु हैज़ रिटन द प्रीफेस ऑफ अनटचेबल। अनटचेबल नाम के इनके नॉवल का प्रीफेस किसने लिखा था? ई एम फोस्टर, अरविंद अडिगा, जोसेफ एडिसन, या फिर नन? तो ये पहला ही ऑप्शन है, यानी कि ई एम फोस्टर ने ही इनका जो है प्रीफेस लिखा था। हु एडवोकेटेड कल्चरल सिंथेसिस। किसने कल्चरल सिंथेसिस को एडवोकेट किया? अरविंद घोष, मुल्कराज आनंद, निसम इजेकिल, या फिर सलमान रुश्दी? तो बिल्कुल ये आपका होना चाहिए निसिम इजेकिल। राइट, निसिम इजेकिल गाइस होना चाहिए, ऑप्शन सी।
A poem empty of knowledge is a poem that merely skims the surface of the life. तो एक पोएम जो है अगर एम्प्टी ऑफ नॉलेज है तो ये एक पोएम है दैट नियरली स्किम्स द सरफेस ऑफ लाइफ। तो हु सेड, किसने कहा था ऐसा पोएम के बारे में? ये भी निसिम इज़ेकिल ने ही कहा था। अच्छा, निसिम इज़ेकिल का जो टाइम स्पैन है वो जरा याद कर लीजिए। 1924 में पैदा हुए थे और 2004 में इनकी डेथ हो गई थी, याद रखिएगा आप। चलिए, अच्छा, थ्रू द पोएट्री वी एक्सपीरियंस अ रियलिटी दैट इज श्योरली ग्रेटर देन द पोएट्री, बट देन ओनली ग्रेट पोएट्री कैन पॉइंट टू अ रियलिटी ग्रेटर देन इटसेल्फ। हु सेड, किसने कहा था ये? क्या है यहाँ पर? थ्रू द पोएट्री वी एक्सपीरियंस या रियलिटी, एक तो पोएट्री के थ्रू हम क्या फील करते हैं? रियलिटी को हम एक्सपीरियंस करते हैं जो श्योरली ग्रेटर होती है पोएट्री से भी, उस पोएट्री से ग्रेटर होती है। बट देन ओनली ग्रेट पोएट्री, लेकिन केवल ग्रेट पोएट्री ही कैन पॉइंट टू अ रियलिटी, एक रियलिटी को पॉइंट कर सकती है ग्रेटर देन इटसेल्फ, जो इससे भी ग्रेटर है। उस क्वालिटी को, रियलिटी को केवल एक पोएम ही, ग्रेट पोएम ही दिखा सकती है। तो ये लाइन किसकी है? तो ये भी बहुत प्यारी लाइन है और गाइज बिल्कुल ये आपकी किसकी है? ये भी आपके निसिम इज़ेकिल की ही पोएम है। तो डी ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। ईस्ट ऑफ ईडन, ईस्ट ऑफ ईडन नाम का जो ये नॉवल है ये पब्लिश हुआ था 1952 में। तो आपको बताना है कि यह नॉवल किसका है? एमिली डिकिंसन का है, जेम्स कूपर है, ये जेम्स कूपर है, जॉन स्टीनबैक है, या फिर विलियम फॉकनर है? किसका नॉवल है गाइस? बढ़िया है। और ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जॉन स्टीनबैक का नॉवल है। जॉन स्टीनबैक का नॉवल है जो कि आया था आपका 1952 में। और इसको गाइज नोबेल प्राइज़ भी मिला था इनको, जॉन स्टीनबैक को। ठीक है, चलिए, इसमें अच्छा कैरेक्टर कौन कौन से हैं? कैथी, आमिर, एडन, ट्रास्क, सैम, शेरिफ, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। बाय विक्रम सेठ इज बेस्ड ऑन चार्ल्स जॉनस्टन्स ट्रांसलेशन ऑफ एलेक्जेंडर है ये, एलेक्जेंडर, ये आर होना चाहिए यहाँ पर, सॉरी, ये गाइस लास्ट में आ रही की जगह पे। ठीक है, पुस्किन्स यूजिन वंजिन 1833। अच्छा, विक्रम सेठ का कौन सा ऐसा नॉवल है जो बेस है, किस पे बेस्ड है? चार्ल्स जॉनस्टन्स के ट्रांसलेशन अलेक्जेंडर पुस्किन्स इयोजिन वंजिन पर। ठीक है, तो ये आपका सुटेबल बॉय है, ऑल यू, ये सारे के सारे जो वर्क हैं ये इन्हीं के हैं, विक्रम सेठ के। तो सुटेबल बॉय है, ऑल यू हु स्लीप टू नाइट, फ्रॉम हेवन लेक, या फिर द गोल्डन गेट। तो कौन सा होगा इसमें से? ये आपका हो जाएगा गोल्डन गेट। ठीक है, एक सेकेंड गाइस, हाँ, द गोल्डन गेट। इज एन इंडियन पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। कौन है यहाँ पर जो एक इंडियन पोएट और स्टोरी राइटर हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और एक आईपीएस ऑफिसर भी रहे हैं अपनी अर्ली लाइफ में, और अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको दिया गया था 1984 में। तो ये गाइस के.एन. दारूवाला हैं, यानी कि ए ऑप्शन। मॉबी डिक और द व्हेल बाय, मॉबी डिक या द व्हेल जो है एक ही चीज़ के नाम है। तो हरमन मेलविल का ये वर्क है, पब्लिश हुआ था 1851 में। तो ये क्या है? ड्रामा है, नॉवेल है, लॉन्ग पोएम है, ऐसे है? ये आपका नॉवल है गाइस। ठीक है, बी ऑप्शन पे जाएंगे, नॉवल है। और चलिए, Henry James has described a story of wealthy Americans living in Europe in which of the following law is? Henry James का कौन सा नॉवल है जिसमें इन्होंने एक स्टोरी दी है एक वेल्दी अमेरिकन फैमिली की जो लिविंग कर रही है यूरोप के अंदर? तो ये आपका गोल्डन बाउल है। ये आपने पढ़ा भी होगा, 6 या 7th क्लास में ये चैप्टर आ जाता है, द गोल्डन बाउल। तो ये आपने गाइस ज़रूर पढ़ा होगा। दादी होती है, सेरीवान होता है ना, वो दोनों जो है अपनी अपनी गलियां बांट लेते हैं जब वो पोर्टर होते हैं ना, उसके अंदर दो, एक ऑनेस्ट होता है और एक डिसऑनेस्ट होता है। एक तो बहुत ज़्यादा उसके कटोरे को ऐसे ही बता के चला जाता है फेंक के कि ये ख़राब है ताकि फ्री में ले जाए, और दूसरा उसको आकर के बहुत सारा शायद 500 कॉइन्स होते हैं उसके पास, वो भी दे देता है और अपने सारे बर्तन भी उनको दे देता है कि ये तो सोने का है, वो रियलिटी उनको बताता है। तो ये स्टोरी है इसकी। ठीक है, चलिए, आई ब्रॉट हिम डैश विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। तो यहाँ पे प्रिपोजिशन यूज़ करनी है आपको। अच्छा बताइए, अबाउट होगा, इन अब होगा, राउंड होगा? गाइस इसमें कहा कि मैंने उसको बहुत अच्छे मुश्किल से, ग्रेट डिफ़िकल्टी के साथ ब्रॉट अप किया है, यानी कि पालन पोषण किया है। सी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रिंग अप का ही ब्रॉट अप है ये। आर्ट इज़ नॉट एन एक्टिविटी एसोसिएटेड बाय लीजर, विद लीजर, इन लीजर, फॉर लीजर। तो कौन सा होगा इसमें से? तो बिल्कुल ये भी बढ़िया क्वेश्चन है आपका।
तो बाय, विद, इन या फॉर, क्या होना चाहिए लीजर से पहले? तो इसमें विद हो जाएगा आपका, ठीक है, विद होना चाहिए, विद लीजर। दीज ऑब्जर्वेशंस डो नॉट कन्फर्म ऑन एनीला, इन एनीला, टू एनीला या फिर फॉर एनीला। तो ये आपका होना चाहिए टू, ठीक है, टू एनीला। मतलब ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं डो नॉट कन्फर्म, किसी भी ला को कन्फर्म नहीं करती हैं, तो टू एनीला सीधा यहाँ पे इनका कनेक्शन हो रहा है, तो टू ही आएगा, ठीक है। चलिए ये क्या हो रहा है, हाँ, राइजिंग प्राइसेस विल फोर्स पीपल, जो बढ़ते हुए रेट हैं चीज़ों के, वो फोर्स कर रहे हैं लोगों को किस चीज़ के लिए? एक्सपेंडिचर को, कट अप करने के लिए, कट डाउन करने के लिए, कट ऑफ करने के लिए, कट अक्रॉस करने के लिए, मतलब कम करने के लिए, कि खर्चा कम करें लोग। तो बढ़ते हुए प्राइसेस लोगों को जो है फोर्स कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो क्या लगाएंगे आप यहाँ पर? ठीक है, ये आपका गाइज कोई प्रीपोजिशन नहीं है, बल्कि आपकी इडियम्स, वो सॉरी फ्रेजल वर्ब आ गई हैं। अच्छा, कट अप है, कट डाउन है, कट ऑफ है, कट अक्रॉस है। तो इसमें आपका होना चाहिए कट डाउन, कट, एक सेकेंड, कट डाउन होना चाहिए, क्या होना चाहिए गाइज? हाँ, कट डाउन ही तो होना चाहिए ना, कम करना। अच्छा, कटअप का मतलब कटौती करना होता है ना, कटौती कर ले लोग। कट डाउन का मतलब, कटअप का मतलब होता है नाराज़ी दिखाना या फिर रौब दिखाना किसी चीज़ का होता है। कट ऑफ आपको पता ही है, अंतिम बिंदु, कट ऑफ जानते हैं आप। कट अक्रॉस होता है कटौती से पार, ठीक है, कटौती से भी पार। चलिए, द रिबेलियन वॉज इन नो टाइम, तो पुट आउट होगा, पुट इन होगा, पुट ऑफ होगा, पुट डाउन होगा। तो देखिए पुट आउट क्या होता है? पुट आउट का मतलब होता है पुट अप, पुट आउट। अच्छा, चलिए कोई नहीं। अच्छा, पुट आउट का जो मतलब है वो होता है बाहर रखना किसी चीज़ को, है ना, बाहर रखना होता है। पुट इन का मतलब होता है अंदर रखना, और पुट ऑफ का मतलब उतार देना, जैसे आप शूज़ और कपड़े वगैरह उतारते हैं। पुट डाउन वही कम कर, किसी से ऊपर, ऊपर जो जमीन। यहाँ आपका हो जाएगा पुट डाउन, यहाँ पे भी पुट डाउन ही होगा, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज द कैंडल व्हेन पावर इज रिस्टार्टेड। तो पुट डाउन बुझा देना या बंद बंद कर देना, पुट डाउन द कैंडल व्हेन पावर इज रिस्टोर्ड, मतलब बिजली आ जाए तो जो मोमबत्ती को प्लीज़ बंद कर देना या बुझा देना, स्टेप टाइप से हो सकता है। तो यहाँ किसको रखेंगे आप? पुट आउट है आपका, पुट डाउन है, पुट अप है, पुट फोर्थ है। तो यहाँ जो हो जाएगा पुट आउट हो जाएगा, ठीक है, मतलब बाहर रख देना या बुझा देना या बाहर रख देना, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा पुट आउट। पुट डाउन मैंने आपको बता ही दिया है, पुट अप आपको बताया है, और ठीक है, पुटअप आपको बताया है मैंने, ऊपर करना किसी चीज़ को, ऊपर ले जाना, ठीक है। पुट फोर्थ हो जाएगा आपका प्रपोज करना या प्रेजेंट करना, ठीक है। तो गाइज यही थे हमारे आज के क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए शेयर कर दीजिए वीडियो को, लाइक कर दीजिए, मैं कहती नहीं हूँ तो आप करते भी नहीं है। प्लीज़ गाइज एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।